हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 1। ये सेकंड लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC न्यू सिलेबस का। लास्ट मेरे वीडियोस में दैट इज़ पार्ट नंबर 1 to 9 को लेकर आपने देखा था फर्स्ट लेसन रोटेशनल मोशन, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रोटेशनल मोशन के पूरी एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करके दी है अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स, उसके भी वीडियोस है, आप उसको देखिएगा। तो अब रोटेशनल मोशन हो गया, सेकेंड लेसन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा इजी है लेसन रोटेशनल मोशन से भी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का आज देखेंगे पार्ट 1, ठीक है। अब आप फर्स्ट थोड़ा सा एक बेसिक लेते हैं। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। आपको मालूम है ये बहुत बार हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक 4 नंबर की मैटर की स्टेट्स है, इट इज़ नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। तो ये भी एक है, इसका भी आप आगे जाकर थोड़ा सा लेंगे। तो पहले तो ये समझ लो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड के बारे में बोलना है तो क्या है, उसको क्या रहता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर लार्ज फोर्स अप्लाई किया है तो भी उसका शेप कैसा रहता है, फिक्स रहता है, और वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है कि दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। उसको अपना खुद का शेप नहीं रहता। जो वेसल में आप उसको डालोगे, पोर करोगे, वो वेसल का शेप उनको रहेगा। जैसे अगर ये ऐसा वेसल है तो उसमें वो शेप सॉलिड और लिक्विड और गैस को रहेगा। या आपने और अलग वाला वेसल अगर लिया है तो इट कंटेन्स दैट टाइप ऑफ शेप व्हेन पोर इनसाइड दैट वेसल, ठीक है। तो हेंस लिक्विड एंड गैसेस फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कैसे फ्लो होता है? अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर उसको पोर किया तो ही फ्लो होगा ना। तो ये है लिक्विड एंड गैसेस। ये सब जनरल और बहुत बेसिक थ्योरी है, ये सबको आपको सबको मालूम है, ठीक है। आगे जाते हैं। अब आज ये पूरे लेसन में आपको देखना है फ्लूइड यानी क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स देखना है आपको। उसमें सरफेस टेंशन देखना है, हाइड्रोस्टैटिक्स देखना है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखनी है। उसके बाद में कैपिलरी एक्शन देखनी है, प्रेशर यानी क्या देखना है। उसके लास्टली बर्नौलीज इक्वेशन देखना है, पास्कल लॉ देखना है, मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सब देखना है आपको ये लेसन में। तो पहले देखेंगे, और सब है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो नाम ही है आपका, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहले देखना है फ्लूइड यानी क्या। गैस और लिक्विड टुगेदर, गैस प्लस लिक्विड, ये दोनों को क्या बोलते हैं? टुगेदर दे आर नोन एज फ्लूइड, उसको बोलेंगे फ्लूइड, ठीक है। तो यानी जो सब्सटेंस फ्लो होता है दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्लूइड, ठीक है। तो इसलिए पहले मैंने लिखा है अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। जो सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड, ठीक है। तो अब फ्लूइड कैसे है? तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज़ इट डिफॉर्म्स। डिफॉर्मेशन यानी अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स। कब डिफॉर्म होता है? कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके। समझ में आया ये? अब आगे देखो क्या है फ्लूइड क्या है। इट इंक्लूड्स, अब जैसे स्टेट ऑफ मैटर में आपने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, वैसे ही फ्लूइड यानी क्या है? देयर आर 3 फेजेस। फर्स्ट इज नोन एज लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। सो फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मास, ठीक है। अब प्लाज्मा यानी क्या है? प्लाज्मा ये 4 स्टेज है स्टेट्स ऑफ मैटर के, अभी देखा आपने। तो 4th स्टेज जो है प्लाज्मा, इसमें क्या रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। उसमें गैस के आयन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रल एटम्स भी रहते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा के बारे में अब पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स, ठीक है।
ये है फोर्थ स्टेज अपनी प्लाज्मा में फोर्थ स्टेट है मैटर की, और इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। शेयर मॉड्यूलस यानी क्या है कि अगर फ्लूइड को एक जैसे इन केस ऑफ सॉलिड आपने देखा है 11th में, शेयर मॉड्यूलस यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस ये 11th में आपका हुआ है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अगर इफ़ वी कंसिडर सॉलिड, अगर ये सॉलिड आपने कंसिडर कर दिया और इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द सॉलिड, और जो नीचे का साइड जो है, नीचे का पार्ट जो है ये फिक्स रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। अपर पार्ट जैसा ऐसा हो जाएगा ना, ये दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द फ्लूइड, यानी ये ऐसा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ शेयर। जो पार्ट में वो अब बदल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शेयर। तो ये ऐसा सवाल लिक्विड और गैस के लिए होगा ही नहीं ना। अगर लिक्विड और गैस आपने कंसिडर किया और अपर पार्ट को अगर फोर्स लगाया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका नीचे का पार्ट भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन रहेगा ही नहीं। अगर आपने लिक्विड और गैसेस के लिए भी अगर कंसिडर किया कि इफ़ वी अप्लाई सच टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स लाइक द सॉलिड, देन जैसे सॉलिड का अपर पार्ट डिस्प्लेस हो जाता है। आप करके देखिए, एक आधा कार्डबोर्ड लीजिए और उसका नीचे का पार्ट, एक आधा पुट्ठे का बॉक्स लीजिए लगे तो नीचे का पार्ट फिक्स रखिए, ऊपर से आप उसको फोर्स लगाइए तो जो उसका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है, चेंज इन शेप होता है, तो वो लिक्विड और गैसेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है फ्लूइड के, वो दिए हैं। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, फ्लोर डो अपना आटे का डो, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड। मोल्टन लावा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, ये सब फ्लूइड का बेसिक कंसेप्ट है। फ्लूइड यानी क्या, अगर शॉर्ट नोट अगर आई, ऐसे तो आती नहीं, तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, तो ये आप सब लिख सकते हो। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। अ फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लूइड कैसा फ्लो होता है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट, वो देखेंगे अभी। प्रेशर ग्रेडियंट यानी क्या, तो अब प्रेशर जो है वो अगर इक्वली आपने अप्लाई किया, जो प्रेशर, सपोज दिस इज द फ्लूइड, इफ़ वी अप्लाई द प्रेशर to the fluid, then this pressure is in the same direction and it is constant, same direction and constant, then it is known as pressure gradient. Pressure gradient means क्या, pressure applied to the body with constant value and in a same direction, it is known as pressure gradient. समझ में आया, तो सेम फोर्स अप्लाई करना है सेम डायरेक्शन में, इट इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये क्या है, फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आपका सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ही। तो अगर आपको जो ऐसे नोट्स की तरह चाहिए है तो इसका ही, ये स्क्रीन का ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको राइट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी क्या, वैसे तो नो फ्लूइड कैन बी आइडियल, आइडियल फ्लूइड नहीं रहता है कोई भी फ्लूइड लो तो, पर अगर ऐसा कंसिडर किया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, इफ़ यू कंसिडर आइडियल फ्लूइड देन व्हाट प्रॉपर्टीज़ दैट फ्लूइड एग्जिबिट, तो वो आप और कंटेंस वो देखना है। प्रॉपर्टीज़ यानी क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए,
ये, तो फर्स्ट है इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल यानी कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए फ्लूइड, ठीक है। तो यानी क्या है, उसकी डेंसिटी इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ही क्या है, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये मीनिंग ही है, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं मीनिंग ही है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए फ्लूइड की, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके, सेकेंड इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। इररोटेशनल यानी कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और नॉन टर्बुलेंस फ्लो होना चाहिए। नॉन टर्बुलेंस यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम से स्मूथ पैरेलली फ्लो ऐसा होना चाहिए आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो एक्चुअली तो ऐसा रहता नहीं है, कैसा भी फ्लूइड अगर फ्लो होता है तो कैसा भी होता है। तो टर्बुलेंस यानी आपको समझ में आया, दिस इज़ नोन एज टर्बुलेंस फ्लो एंड दिस इज़ नोन एज स्मूथ फ्लो, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, यानी स्मूथली फ्लो यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर इज़ पैरेलल टू ईच अदर एंड इट इज़ फ्लो इन फ्लो जैसा है। तो दो लेयर में कैसा डिस्टेंस होना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्मूथ फ्लो, ठीक है। तो इसलिए दिया है कि इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। इररोटेशनल यानी स्मूथ रहना चाहिए फ्लो एंड नॉन टर्बुलेंस। नॉन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस यानी इस प्रकार का फ्लो, ये ऊपर जो दिखाया है इस प्रकार का फ्लो इट इज़ नोन एज टर्बुलेंस। तो नॉन टर्बुलेंस बोला है यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉन विस्कस, देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज़ फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। नॉन विस्कस यानी क्या, विस्कोसिटी की ये पार्ट यही लेसन में आपको डिटेल में आगे जाकर पढ़ना है। विस्कोसिटी यानी कैसा है, अगर आपने एक फ्लूइड कंसिडर कर दिया वाटर और दूसरा कंसिडर कर दिया हनी, ठीक है। अगर वाटर को ऊपर से पोर करेंगे तो इजीली पोर हो जाता है, हनी को अगर पोर करेंगे तो वो धीरे धीरे पोर होता है, ऊपर से नीचे अगर पोर कर दिया तो, पोर यानी उसको फ्लो कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि हनी की विस्कोसिटी मोर है देन द वाटर, ठीक है। यानी क्या होता है कि ये जो अगर फ्लूइड फ्लो होता है तो जो उनकी इंटरनल लेयर है, तो पहले क्या होती है कि पहले एक लेयर फ्लो होती है, उसके बाद में दूसरी लेयर फ्लो होती है, उसके बाद में तीसरी लेयर फ्लो होती है। तो अगर ऐसा इसको ही बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो कितना डेंस है वो फ्लूइड, तो इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। तो ये आगे जाकर आपको डिटेल में देखना है। तो ये है कैसा होना चाहिए आइडियल फ्लूइड, ये इंटरनली जो उसके लेयर्स है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी एकदम से एक ऐसा फर्स्ट लेयर आराम से जाएगी, दूसरी भी आराम से जाएगी, तीसरी भी आराम से जाएगी, ऐसा होना चाहिए। देयर इज़ एक लेयर दूसरे लेयर को घिसते हुए नहीं जाना चाहिए। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो और फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी क्या, आपको समझ में आया होगा वाटर और हनी के इसमें, कि अगर हाई डेंसिटी है यानी वी से दैट द फ्लूइड इज़ विस्कस, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का देखेंगे, इट्स फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी यानी एकदम से शांति से जाना चाहिए उसका फ्लो। इट्स वेलोसिटी एट ईच टाइम इज कांस्टेंट इन टाइम। अगर सरफेस कैसा भी रहो तो अपना अगर फ्लो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जो इंक्लाइंड सरफेस है फास्टली फ्लो होगा, और बाद में अगर सीधा पोर्शन है तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा ना लिक्विड। तो ऐसा नहीं चाहिए, यानी वेलोसिटी जो इंक्लाइंड पोर्शन अगर ऐसा अपना पोर्शन है तो यहाँ से अगर लिक्विड जा रहा है तो वो फास्टली जाएगा, और अगर ये सीधा पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वहाँ से धीरे धीरे जाएगा। तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं चाहिए। आइडियल फ्लूइड जो है तो उसके लिए कैसा चाहिए, फ्लो कैसा चाहिए, स्टडी चाहिए। दैट इज़ वेलोसिटी एट ईच टाइम इज़ कांस्टेंट इन टाइम। तो वेलोसिटी हर कैसा कौन से भी टाइम पे वेलोसिटी वही रहना चाहिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नो फ्लूइड कैन बी आइडियल, सो बट हियर देयर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये आइडियल फ्लूइड आपको मानना है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा फ्लूइड नहीं है कि जो ऐसा ये सब फॉलो करता है, ठीक है। फिर भी ये प्रॉपर्टीज़ आपको करने हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज़ ये आप लिख लो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आपको दिखाई दे रहा है these are the 4 properties of fluid. First is it is incompressible, that is its density is constant. ये second one है its flow is irrotational, that is smooth and non turbulence flow चाहिए. Third है it is non viscous, यानी क्या है internal friction नहीं चाहिए, no internal friction in the flow, और fluid has no viscosity नहीं चाहिए. ठीक है. फोर्थ है इट्स फ्लो इज स्टेडी फ्लो होना चाहिए. तो याद रखना है इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टेडी. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टेडी. नॉन विस्कस एंड स्टेडी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. इतना ही आप याद रख सकते हो. इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस एंड स्टेडी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. अब दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड फ्लूइड. सॉलिड एंड फ्लूइड में का डिफरेंस देखेंगे क्या है. तो सॉलिड क्या है, इट हैज़, ये सब हुआ है आपका जनरल है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ. आगे अपना लेसन जो है वो उसका डिटेल में लेना है. ये आपको कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, पर अगर आया तो अपने पास होना चाहिए, इसलिए मैं ये टॉपिक सब ले रही हूँ. और दीज आर द बेसिक कंसेप्ट. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट करेंगे, आगे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ. तो सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है. सॉलिड इट हैज़ फिक्स शेप, वॉल्यूम इवन इफ अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड टू इट. ये तो अभी देखा है कि शेप और वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है. अगर कोई भी सॉलिड लो आप, सपोज करो एक आधा स्टोन लो, अगर एक लार्ज फोर्स अगर उस पर अप्लाई किया तो देन एक है ना, उसकी भी लिमिट है. बहुत ज़्यादा अप्लाई किया तो वो टूट जाएगा, पर जैसे थोड़ा जितना भी लार्ज फोर्स अप्लाई कर सकते हो विद इन द लिमिट, देन इट्स शेप एंड वॉल्यूम इज़ फिक्स एंड इवन इफ अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड टू इट. बट अब फ्लूइड के बारे में देखेंगे. इट डू नॉट देयर ओन शेप एंड देन दे टेक द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल. ये अभी देखा है कि उसको शेप नहीं रहता है, जो वेसल में उसको पोर करते हैं उसका शेप लिक्विड और गैस ले लेता है. इट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, कैसे फ्लो होता है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सेकेंड पॉइंट देखेंगे. सॉलिड कैन सब्जेक्टेड टू द शियर स्ट्रेस यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस है एंड नॉर्मल स्ट्रेस. तो ये अभी देखा कि अगर इफ़ वी कंसिडर दिस इज़ अ सॉलिड एंड इफ़ वी अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स टू द सॉलिड, देन देयर इज़ चेंज जो और नीचे का जो पार्ट है, नीचे का बॉटम अगर फिक्स रखा तो आप देखोगे कि देयर इज़ चेंज इन द शेप ऑफ द सॉलिड. तो इसको ही क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज शियर मॉड्यूलस, दैट इज़ इट इज़ द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. ठीक है. बट आइडियल फ्लूइड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर. ये अगर आइडियल फ्लूइड को क्या दिया जाता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर. आगे जाकर प्रेशर को डिटेल में लेंगे ही. तो अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि आइडियल फोर्स को क्या दिया जाता है, आइडियल फ्लूइड को क्या दिया जाता है, फोर्स जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और उसको ही बोलते हैं प्रेशर. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस आइदर बाय डेवलपिंग अ रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. तो सॉलिड में क्या है, अंदर एक प्रकार का फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, रिस्टोर करता है यानी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ये आपने देखा होगा, अगर आपने एक आधा स्पंज कंसिडर कर लिया, स्पंज का टुकड़ा, और अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम जो रिस्टोरिंग जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स उसका निकालते हैं तो अंदर का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स. वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, अगेन जो शेप है अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स यानी क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स जो अगेन दैट फोर्स इनसाइड द बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस. अपोज ऊपर से अगर फोर्स लगाएंगे तो अपोज करेगा
क्यों, कौन अपोज करता है, अंदर का उसका रिस्टोरिंग फोर्स यानी फोर्स विच इज़ कैपेबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स से तो सॉलिड अपना शेप बैक ले नहीं सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स यानी ऐसा फोर्स है कि विच इज़ इनसाइड द सॉलिड एंड विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो समझ में आया रिस्टोरिंग फोर्स यानी क्या। तो आगे देखो, फ्लूइड के लिए रियल फ्लूइड्स डिस्प्ले विस्कोसिटी। अब इसमें अगर सॉलिड में अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड में है विस्कोसिटी। ठीक है, तो रियल फ्लूइड्स डिस्प्ले विस्कोसिटी एंड सो आर कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल्स ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर सपोज करिए कि अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा डेंस है, अगर ऐसे हनी और वाटर के बारे में आप बोल सकते हो, पर अगर हनी से भी ज़्यादा गाढ़ा अगर आपके पास में एक आधा लिक्विड है तो उसमें थोड़ा सा आप फोर्स अप्लाई करके उसका शेप आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने बोला है कि फ्लोर डो यानी अपना आटा, जो रोटी का आटा है, ये भी एक प्रकार का फ्लूइड है। तो अगर आपने थोड़ा सा उसको फोर्स देकर आप उसका आकार या उसका शेप आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ हाई विस्कोसिटी अगर है एक आधे फ्लूइड में तो वो क्या दिखाएगा, लो लेवल्स ऑफ शियर स्ट्रेस यानी चेंज। जैसे ये है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस अगर हाई डेंसिटी फ्लूइड आपने कंसिडर किया, जैसे मैंने बोला अभी कि फ्लोर डो यानी अपना रोटी का आटा, अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये एक प्रकार का फ्लूइड है। तो अगर उसमें एक आधा फोर्स अप्लाई किया तो आप देखोगे देयर इज़ अ शियर स्ट्रेस आपको अभी समझाया मैंने कि चेंज इन शेप इफ़ वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझ में आया क्या कि सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस आइदर बाय डेवलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स। सॉलिड में रिस्टोरिंग फोर्स है तो फ्लूइड में क्या है, इट डिस्प्ले द विस्कोसिटी एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल ऑफ शियर स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको पक्का इसके लिए आपको एग्जांपल यही याद रखना है, फ्लोर डो यानी रोटी वाला आटा। रोटी जो आटा गूंदने के बाद में जो डो तैयार करते हैं उसको अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ा सा दिखाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लो लेवल ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट है डिफॉर्मेशंस आर रिवर्सिबल। डिफॉर्मेशंस सॉलिड में रिवर्सिबल रहती है, यानी जो डिफॉर्मेशन जो चेंजेस रहते हैं वो अगेन यानी जैसे स्पंज का उदाहरण मैंने दिया है कि अगर आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जैसे रिवर्सिबल इसलिए बोला है कि पहले उसमें कुछ चेंज दिखेगा, उसके बाद में इट रिगेन्स इट्स, पहले अगर आफ्टर अप्लाइंग फोर्स देन इट चेंजेस इट्स साइज एंड शेप, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल shape. So it is known as deformations are reversible, but most fluids offer very weak resistance to deformation. ठीक है, तो उनका फ्लूइड के बारे में बहुत सारे फ्लूइड में वीक रेजिस्टेंस रहता है टू डिफॉर्मेशन के लिए। रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन, तो डिफॉर्मेशन करने के लिए बहुत कम ये रहता है, रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन रहता है। जैसे मैंने बोला है कि फ्लोर डो को कंसिडर किया, अगर उसको आपने फोर्स अप्लाई करके एक आधा शेप दे दिया तो वो फोर्स निकालने के बाद में तो ओरिजिनल पोजीशन नहीं लेगा ना, ओरिजिनल शेप नहीं लेगा, तो इसलिए वी से दैट वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस आर द 4 डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। आगे आपको आगे भी है एक पॉइंट, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उसका 5th नंबर का पॉइंट। दिस इज़ द आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स अगर अप्लाई किया सॉलिड को, तो सॉलिड का ये अभी बहुत बार मैंने डायग्राम निकाली कि फर्स्ट डायग्राम की तरफ देखो, ये शियर स्ट्रेस, ये डायग्राम है शियर स्ट्रेस की। इफ़ वी अप्लाई द फोर्स इन अपर साइड एंड बॉटम साइड इज केप्ट फिक्स,
बॉटम साइड को आपने फिक्स कर रख दिया तो देयर आर द चेंजेस, ऊपर की साइड उसकी चेंज होगी। तो दिस इज़ द सॉलिड इन केस ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स यानी क्या है कि अगर फोर्स कैसा आपको दिखाई दे रहा है, अंदर के साइड में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। अगर आपने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया और उसको अगर इसके दबाया तो क्या होगा, वो दब जाएगा पूरा अंदर के साइड पे। तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स। और अगर आपने वही कार्डबोर्ड को अगर बाहर की तरफ खींचा, उसको बाहर की तरफ आप खींच रहे हैं, तो जो फोर्स रहेगा दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स अगर अप्लाई किया तो इंटरनल साइड को फोर्स अप्लाई किया, इंटरनल उसको यानी दबा रहे हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स। और उसको खींच रहे हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसलिए एरोज इसके बाहर की तरफ है बी को। ठीक है, और ए के एरोज आप देखो इंटरनल इनर साइड की तरफ है, यानी इसको दबा रहे हैं ये बॉक्स को, और बी में आप वही बॉक्स को खींच रहे हैं। तो जो दबा रहे हैं यानी कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स। और जो खींच रहे हैं दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ये हो गया सॉलिड के बारे में। अगर फ्लूइड के बारे में कैसा होगा, तो अगर ये सपोज दिस इज़ अ स्मॉल सरफेस एरिया DA, ये आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल सरफेस एरिया है, इट इज़ नोन एज DA उसको बोला है। और ये कैसा है, विच इज़ एट रेस्ट पोजिशन पे है। ठीक है, और यानी ये सरफेस जो है वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, एक जगह पे रेस्ट है। तो जो उसकी सराउंडिंग फ्लूइड क्या अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिख रहा है आपको, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। बाकी जो है ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। अगर इसके आजू बाजू पे फ्लूइड है, सपोज बाकी का फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड क्या अप्लाई कर रहा है, ये साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल सरफेस एरिया DA विच इज़ इन रेस्ट पोजिशन एंड विच इज़ इनसाइड द फ्लूइड, ऐसा कंसिडर किया है। ये DA क्या है, एक स्मॉल सरफेस एरिया इनसाइड द फ्लूइड है। और बाकी के साइड से उसको कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये आपको आ नहीं सकता है पर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये ऐसे मैंने डिफरेंसेस ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लिख के दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप रीड या राइट कर सकते हो। ठीक है, यही एक प्रकार की नोट्स ही है। आगे जाकर मैं नोट्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि एक प्रकार की नोट्स आपको मिल ही रही है। ठीक है, तो आगे जाकर देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अभी पीछे देखा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो अब देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब नेचुरल अपना जो रेगुलर फ्लूइड कैसा होना चाहिए। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आना चाहिए था डिफॉर्मेशन, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। This is known as deformation. They do not oppose deformation, they get permanently deform. यानी वो डिफॉर्मेशन को उसने अपोज नहीं करना चाहिए। डिफॉर्मेशन यानी चेंज जो अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो चेंज प्रोड्यूस होता है बॉडी में, दैट इज़ नोन एज डिफॉर्मेशन एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। वो क्या होना चाहिए, परमानेंटली डिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि फ्लोर डो, यानी ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, अपने डेली लाइफ में आपको दिखाई देता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया है कि फ्लोर डो को एक बार आपने यानी फोर्स अप्लाई कर दिया, डिफॉर्मेशन हो गया है, तो इट इज दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। जब तक कि उसका दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक के वो डिफॉर्म में के स्टेज में ही रहता है। ठीक है, फिर से आप शेप दोगे, फिर से उसका अलग शेप बनेगा, पर ये क्या है, वो अपोज नहीं करता है चेंज होने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म।
ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, उसमें एबिलिटी होना चाहिए फ्लो होने के लिए। अब इसके लिए तो फ्लो डो का एग्जाम्पल नहीं होगा, हनी का एग्जाम्पल हो सकता है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए फ्लो होने की, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर में आपने उसको डाला है उसमें जाकर वो उसका शेप लेता है। जैसे अगर ये कंटेनर में डाला तो वो ऐसा हो जाएगा, अगर और दूसरे कंटेनर में डाला तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। दिज आर द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। नॉर्मल जो अपना फ्लूइड रहता है उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दैट इज़ दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। ये डिफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक को या कीबोर्ड का बटन गलत दबा दिया। तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। सेकेंड है दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, एंड थर्ड है दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एट रेस्ट। देखो, जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ब्रांच जो स्टडी करता है फ्लूइड को विच इज़ एट रेस्ट पोजीशन, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें आगे जाकर हाइड्रोस्टैटिक्स में आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट देखनी है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने हैं, तो आगे जाकर उसको डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ अभी ये आप याद रखिएगा कि फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसे फ्लूइड का जो स्टडी करती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। ये याद रखना है, फ्लूइड्स एट रेस्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच वो डील करती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट पोजिशन, इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसको डिटेल में आगे जाकर उसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ नोन एज प्रेशर। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर का। तो देखो क्या है प्रेशर। हाँ, प्रेशर आपको मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये आपको मालूम है, वही आपको दिखाई भी दे रहा है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू F अपॉन A। दैट इज इफ़ वी अप्लाई नॉर्मल फोर्स टू द फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट पोजिशन। अब फ्लूइड कैसा लेना है? फ्लूइड एट रेस्ट लेना है, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ प्रेशर। फोर्स अप्लाई कर रहे एक सरफेस एरिया, सपोज A सरफेस एरिया है, फ्लूइड कैसा है? रेस्ट पोजीशन पे फ्लूइड है, एंड इफ़ वी अप्लाई द फोर्स F, ठीक है, तो प्रेशर क्या रहेगा? देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। द प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये डेफिनेशन है फॉर प्रेशर की। द नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid at rest per unit surface area A of contact is called a pressure P of the fluid। और क्या है प्रेशर का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब F यानी F का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे जाकर है ये भी, तो ये समझ में आया। अब उसके बाद में देखो क्या है, अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे है, तो फोर्स इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। द सरफेस में भी सरफेस कौन सा हो सकता है? वॉल हो सकते हैं, बॉटम ऑफ एन ओपन कंटेनर हो सकता है ऑफ द फ्लूइड। जिस कंटेनर में ये रखा है फ्लूइड वो भी हो सकता है, या उसके वॉल्स पे भी अप्लाई हो सकता है प्रेशर। तो ठीक है, सरफेस क्या हो सकता है? वॉल और बॉटम ऑफ द ओपन कंटेनर ऑफ द फ्लूइड, उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है,
ठीक है, तो समझ में आया ये प्रेशर यानी क्या? इट इज़ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ए ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल सरफेस पे अगर फ्लूइड के वर्टिकल सरफेस पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो कैसा होगा? दिस इज़ द वर्टिकल सरफेस ए जो है, यहाँ पे कैसा सरफेस है? इट इज़ नोन एज वर्टिकल सरफेस और फोर्स इज अप्लाइड टू द वर्टिकल सरफेस, देन कैसा रहेगा वो फोर्स? आपको दिखाई दे रहा है कैसा रहेगा फोर्स? और अगर नीचे की डायग्राम में देखिए कि अब इफ़ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस देन फोर्स कैसा अप्लाई होना चाहिए? ऊपर से और नीचे से। ठीक है, और वर्टिकल सरफेस में लेफ्ट साइड और राइट साइड से अप्लाई होता है। इफ़ यू कंसिडर वर्टिकल सरफेस देन फ्लूइड एक्सर्ट अ नॉर्मल फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा? दोनों साइड से, यानी लेफ्ट और राइट साइड से अगर वर्टिकल सरफेस है तो। और इफ़ यू कंसिडर हॉरिजॉन्टल सरफेस देन फ्लूइड अप्लाइड अ नॉर्मल फोर्स फ्रॉम अपर साइड एंड फ्रॉम लोअर साइड। ठीक है, तो दिस इज़ द these are the diagrams of vertical surface and horizontal surface when fluid exert a normal force on vertical surface and horizontal surface। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर कम वेट वाला अगर है तो कैसा प्रेशर देगा वो देखना है अभी। नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट अबाउट द प्रेशर। प्रेशर के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, नोट भी बोलो या पॉइंट्स भी बोलो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं ये प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो अगर ऐसा एक आधा ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया विच इज़ ऑफ स्मॉल वेट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर अगर आपको उसको उससे प्रेशर देना है तो प्रेशर कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और कैसे? स्मॉल सरफेस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। यानी वेट अगर स्मॉल वेट है, देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर। स्मॉल वेट वाला ऑब्जेक्ट है तो वो क्या प्रेशर, कैसा प्रेशर उसको लगाना पड़ेगा? यानी कम वेट वाली वस्तु का प्रेशर कैसा लगे, उसके ऊपर अगर उसका प्रेशर अगर लगाना है तो कैसा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑफ इट्स वेट एक्ट ऑन अ स्मॉल सरफेस एरिया। तो इसके लिए एग्जांपल है कि अगर अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर सरफेस लिया है तो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? देखो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ कि अगर आपकी प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो अगर फोर्स कितना है? फोर्स इज 10 न्यूटन, इट इज़ अप्लाइड टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कितना होता है? इट इज़ 10 रेज़ टू द पावर, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, और स्क्वायर है 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर और उसका स्क्वायर, यानी इट इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -4, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन। ये आंसर आएगा, इसलिए 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही दिया है कि अगर यानी ये फोर्स जो है 1 स्क्वायर मीटर में सेंटीमीटर में अगर अप्लाई किया तो इट इज़ ग्रेटर, कम है तो ग्रेटर प्रेशर मिल रहा है आपको 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखो, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अब फोर्स कैसा अप्लाई कर रहे हैं? देखो फोर्स अप्लाई टू द एरिया F अपॉन A रहता है। फोर्स अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 10 न्यूटन का, और 1 स्क्वायर मीटर ही है, उसको कन्वर्शन की आवश्यकता नहीं, 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर में ही है तो इट इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी ये आएगा प्रेशर उसका। यहाँ पे भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखना था, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी ऊपर का 10 रेज़ टू द पावर 5 है और नीचे का 10 है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट का है। अगर यहाँ पे देखो स्मॉल था 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी, और यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर है तो अगर इसका फोर्स देखो 1 स्क्वायर मीटर कम, इसका प्रेशर देखो कम है कंपेयर टू ऊपर के प्रेशर से।
ऊपर का ज़्यादा है, यानी कम छोटा सा ऑब्जेक्ट है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो फोर्स प्रेशर आपको कैसा दे रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मीटर का लिया है एरिया, तो प्रेशर कैसा दिख रहा है, कम दिख रहा है 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसलिए यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर। स्मॉल अगर वेट है तो हाई प्रेशर देगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के जैसा ही मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। अब 1 न्यूटन वेट यानी कितना रहता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 100 ग्राम मास। 1 न्यूटन वेट कितना, उसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 न्यूटन वेट इज़ नियरली इक्वल टू 100 ग्राम मास इफ़ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं तो 1 न्यूटन वेट इज नियरली इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ मास, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी देखा आपने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1 पास्कल, और इट इज़ डिनोट इट्स एब्रेविएशन इज PA। पास्कल का एब्रेविएशंस है PA, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को या क्या बोलेंगे 1 पास्कल। आप प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी बोल सकते हैं, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। जैसे है 1 न्यूटन फोर्स के बारे में बोलते हैं ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस इज़ द कन्वर्शन फैक्टर बोलते हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट के तरफ जब जाती है क्वांटिटी फोर्स अगर SI से CGS में कन्वर्ट होता है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कैसे कन्वर्ट होता है 10⁵ डाइन। वैसे ही 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी SI से पास्कल में अगर जाने वाला है तो भी वही रहेगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज L⁻⁻1 M⁻⁻1 T⁻⁻2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के डायमेंशंस यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ, तो आप ये देखो प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F/A। F के डायमेंशंस है आपके L1 M1 T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, और एरिया के डायमेंशंस है एरिया यानी मीटर स्क्वायर उसका यूनिट रहता है, तो इट इज़ L⁻²। तो वी गेट अगर 2 ऊपर गया -2 दैट इज़ L⁻⁻1 M1 T⁻²। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज L⁻⁻1 M⁻⁻1 T⁻²। यानी आप ऐसा भी शॉर्टकट याद रखना है तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो -1 1 -2। दिज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस के बारे में अगर प्रेशर का यूनिट क्या है, इट इज़ बार और टॉर, ठीक है। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस इज बार और टॉर, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टोपास्कल HPA इट इज इक्वल टू 100 PA। 1 हेक्टोपास्कल HPA इज इक्वल टू 100 PA। दिज आर द इम्पोर्टेंट नोट। आपको इसको याद रखना है, इसको पूछेगा नहीं पर जैसे न्यूमेरिकल के लिए कन्वर्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक वेसल दिखाई दे रहा है, उसमें वाटर कंटेंट है। ये वेसल वाटर से फिल किया है। एक सपोज इट इज़ वाटर, लिक्विड है बट इट इज़ नोन एज वाटर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक इमेजिनरी सिलेंडर। आप अंदर आपको कंसिडर करना है ए क्या है, इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये एक्सप्रेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल किसका, क्रॉस सेक्शनल ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर कहाँ पे है, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड
लिक्विड है, ठीक है। और अब कंसिडर करेंगे ये जो है रो इट इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सपोज ये जो लिक्विड है इनसाइड द वेसल उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो कंसिडर करेंगे। एच आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एच क्या है, इट इज़ हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, एच इज़ हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। इमेजिनरी, मेरे साथ आप लिख सकते हो इमेजिनरी सिलेंडर, एच इज़ द हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। अब क्या हो रहा है कि अगर ये सिलेंडर अंदर है इनसाइड द लिक्विड, तो लिक्विड कॉलम एक्सर्ट अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कैसा अप्लाई कर रहा है ये लिक्विड, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन, दैट इज़ एफ क्या है, एफ इज़ द फोर्स, एफ क्या है, फोर्स एक्सर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट वैल्यू इज m, F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अब देयरफॉर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रेशर P exerted by the liquid column, pressure exerted by the liquid column on bottom of cylinder। क्या होगा प्रेशर वो निकालेंगे, इट इज़ क्या रहेगा, इट इज़ P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको तो मालूम है, P इज इक्वल टू F अपॉन A, दैट इज़ F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है mg, तो वी सब्सटीट्यूट mg अपॉन A, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालनी है, m क्या है, मास है, तो आपको मालूम है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहता है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया सपोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एरिया इज़ A एंड हाइट इज़ H, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, और रो इज़ डेंसिटी। सो मास की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, AH रो, मास को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, AH रो। नेक्स्ट इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, मास को सब्सटीट्यूट करेंगे AH रो, सो वी गेट मास M इज इक्वल टू AH रो। सो P इज इक्वल टू mg था, तो mg की जगह क्या लिखेंगे अभी, AH रो इंटू G अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये एरिया रह जाता है नीचे, तो अब क्या होता है, ये हो गया एरिया, अब एरिया कैंसल, ए कैंसल, वी गेट P इज इक्वल टू H रो G। आपको ये सबको प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू डेंसिटी रो। डेंसिटी क्या है, रो है, विच इज़ एट रेस्ट, एट एंड डेप्थ कितनी है, हाइट बोलेंगे या डेप्थ भी बोल सकते हो क्योंकि इनसाइड द लिक्विड है ना, तो एट अ डेप्थ H बोल सकते हो बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है। और इसके ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दिस प्रेशर, अब यहाँ पे एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रेशर डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड अपॉन एरिया, एरिया के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स, दिस इज इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद के हैंडराइटिंग में इसको लिख सकते हो, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। तो समझ में आया ना, बहुत इजी था कि यहाँ पे ऊपर लिखना था कि कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड, ठीक है, इतना एक लाइन लिखना है कि कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, H इज हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। F ये जो सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है उसकी हाइट है H। F क्या है, फोर्स एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F इज द
F is this liquid column exert a force in downward direction. Therefore pressure P exerted by the liquid column on the bottom of cylinder क्या होता है, P is equal to F upon A. Therefore F की वैल्यू है mg upon A. M is mass, mass is equal to volume into density, it is equal to AH. वॉल्यूम कैसा है, एरिया इंटू हाइट इंटू रो. ठीक है, उसके बाद में मास का फॉर्मूला निकाला है, m इज इक्वल टू AH रो, और P की वैल्यू क्या हो गई फिर, P इज इक्वल टू H रो G. दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर. प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. आपको दिखाई दे रहा है प्रेशर के इक्वेशन में एरिया नहीं है ए, तो सो वी से दैट प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. ठीक है, समझ में आया. ये इक्वेशन एक्सप्रेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे. देखो सॉरी, पहले एक नोट है, आप देख लो नोट क्या है. तो एज P इज इक्वल टू H रो G, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. ये जो P इज इक्वल टू H रो G इक्वेशन निकाला है, ये कैसा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. कोई भी कंटेनर रहो, कौन से भी साइज़ का शेप का रहो, तो इट इज़ दिस इक्वेशन या प्रेशर कैसा रहता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. एंड P इज इक्वल टू H रो G इज, ये रो है, रो RHO रो ऐसा डिनोट कर रहे हैं. P इज इक्वल टू H रो G इज ट्रू फॉर लिक्विड्स एज वेल एज फॉर गैसेस. गैस के लिए भी वही है और लिक्विड के लिए भी. प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू H रो G. दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, यानी P इज इक्वल टू H रो G ये सबके लिए अलाउड है, कौन से भी शेप का कंटेनर रहो, कौन से भी साइज़ का रहो. और P इज इक्वल टू H रो G ये दोनों के लिए सेम ही है. किसके लिए, लिक्विड और गैस के लिए यही इक्वेशन रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. P इज इक्वल टू H रो G, ये फॉर्मूला बेस ही ये एग्जाम्पल है. देखो कि मैं रीड करती हूँ एग्जाम्पल. 2 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2. रो 1 एंड रो 2 ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. मैं साइड बाय साइड गिवन लिखती हूँ, डेंसिटीज ऑफ लिक्विड. ठीक है, एक्सर्ट द सेम प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम प्रेशर यानी फर्स्ट लिक्विड के लिए भी प्रेशर जो है इट इज़ इक्वल टू सेकेंड लिक्विड के लिए जो प्रेशर रहेगा वो P1 इज इक्वल टू P2. ये गिवन दिया है आपको, इसके ऊपर ही आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. एट अ सर्टन पॉइंट व्हाट विल बी द रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ, क्या निकालना है, रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स. अब रेशो ऑफ हाइट यानी फर्स्ट के लिए अगर H1 हाइट है, सेकंड के लिए H2 है, तो व्हाट इज़ द रेशो ये निकालना है आपको. ठीक है, तो अब P1 की वैल्यू लिखते हैं कि अगर रो 1 इज़ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड रो 2 इज़ डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड, देन P1 की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे लिखती हूँ P1 इज इक्वल टू H1 रो 1 और G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा. P2 क्या रहेगा, P2 इज इक्वल टू H2 रो 2G, ये ऐसा रहेगा. गिवन है P1 इज इक्वल टू P2, ये गिवन ही दिया है. P1 इज इक्वल टू P2, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकता है. H1 रो 1G इज इक्वल टू H2 रो 2G. ठीक है, ये हो गया. तो इसके ऊपर से G कैंसिल हो गया, तो H1 अपॉन H2 की वैल्यू क्या आती है, इट इज़ इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2. ये न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं या छोटा सा एक्सप्रेशन भी है कि H1 अपॉन H2 की वैल्यू का सॉरी यहाँ पे रो 2 अपॉन रो 1 चाहिए. 1 मिनट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, रो 1 अपॉन रो 2, सॉरी रो 2 अपॉन रो 1 हो जाएगा ना. H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज़ द रेशो ऑफ हाइट्स. ठीक है, नीचे आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, गिवन लिखना इम्पॉर्टेंट है.
गिवन लिखना इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखना इम्पोर्टेंट है। थर्ड, यूनिट लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं रहती है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यूनिट लिखना बहुत बहुत मस्ट है। अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स जाता है। अब यहाँ पे तो रेशो है इसलिए इट हैज़ नो यूनिट, सो यहाँ पे यूनिट नहीं है इसलिए। तो फॉर्मूला भी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्टेज में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन। तो आज के लिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। समझ में आया ना? बहुत इजी है। रोटेशनल मोशन से ये लेसन बहुत इजी है और ये फटाफट करना है अपने को सेकेंड लेसन। तो ये समझ में आया होगा आज का लेसन। आप इसको रीड करिए, लर्न करिए, राइट करिए, तो आपको और अच्छे से आगे का भी पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे के पार्ट के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्टडी करो। ओके देन, बाय, हैव ए नाइस डे।